अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओज़ोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि ओज़ोन क्या होती है और वो डिप्लीट किस तरह से करती है, क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो ओज़ोन की डेफिनेशन देखें कि ओज़ोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। एलोट्रोप आपको पता है कि आपने 9th में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एक ही एटम जो है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ओज़ोन का एक एलोट्रोप ऑक्सीजन है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ऑक्सीजन का जो दूसरा एलोट्रोप है वो क्या है, O3, जिसको आप बोलते हो ओज़ोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उसको आप बोलते हो ओज़ोन। ये एटमॉस्फेयर में कहाँ पर होती है, आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। इसके ऊपर आप फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन की हेडिंग देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ओज़ोन कहाँ पर बनती है और किस तरह से बनती है। तो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये जो सिंगल ऑक्सीजन है वो एटम है, और जो दो मिल जाएंगे वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे और O3 बनाएंगे। ओज़ोन की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, प्रेजेंस वो कहाँ पर है, तो इसके ऊपर आप अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस की हेडिंग दोगे इस पैराग्राफ के ऊपर। ओज़ोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि सारी सी बात है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओज़ोन है, तो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास क्या है, ओज़ोन प्रेजेंट है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन है, जिसको आप ओज़ोन लेयर बोलते हो, वो कहाँ पर है, वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। स्ट्रेटोस्फीयर में कहाँ पर है, 20 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों इतनी ओज़ोन को डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने इससे एक सेपरेट टॉपिक में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये है कि ये क्या करती है कि ग्लोब को, जो हमारी जो अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी जो सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं वो सारी रेडिएशंस हमारी अर्थ तक नहीं आ रही होती हैं। कुछ रेडिएशंस, UV रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओज़ोन लेयर क्या करती है, ब्लॉक कर लेती है। अगर वो हमारी एटमॉस्फेयर तक पहुंचना शुरू कर दें तो वो क्या करेगी, जहाँ जहाँ पे ये वाली UV रेडिएशंस हमारी स्किन पे लगेंगी ना, वहाँ वहाँ पे स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दस ओज़ोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज़ बेनिफिशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम सूरज के अंदर उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर पहुंचेंगी तो हम तो सूरज में बाहर ही नहीं जा सकते, तो फिर हम अपनी लाइफ को सस्टेन कैसे करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये भी आपने करनी है कि ओज़ोन क्या करती है। ये पहली डायग्राम में देखें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ओज़ोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और वो उसको वहीं पर ही ब्लॉक कर रही है। और अगर ओज़ोन लेयर ना हो तो फिर क्या होगा कि वो अर्थ तक जाएगी और क्या होगा, डैमेज कॉज करेगी। ठीक हो गया। अब है कंसनट्रेशन ऑफ ओज़ोन लेयर, कि ओज़ोन की कितनी कंसनट्रेशन प्रेजेंट है और किस किस तरह से प्रेजेंट है। Under normal conditions, ozone concentration in stratosphere remains nearly constant through a series of complex atmospheric reactions। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि बस ठीक है आप कह रहे हैं कि बस ये चीज़ें एटमॉस्फेयर में है तो ये एज सच पड़ी हुई हैं, नहीं। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज करती हैं, रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हीट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओज़ोन की जो, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, यानी आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, उसके ऊपर ओज़ोन की कंसनट्रेशन जितनी है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, और 2 टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। पहला क्या है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम मिलके ओज़ोन बनाते हैं, इसको बनाते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, जब ओज़ोन एक लेवल तक पहुंच जाती है, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी लाइफ तवाज़न पे कायम है। ठीक है, बैलेंस पे कायम है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक मैक्सिमम लेवल तक ओज़ोन बन जाती है, फिर क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। और वो ब्रेक डाउन किस में करता है कि जो O3 का मॉलिक्यूल है, ये एक और ऑक्सीजन के एटम से मिलके 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। बट दिस ओज़ोन लेयर इज़ बीइंग डिप्लीटेड थ्रू आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन सच एज। अब इसकी डिप्लीशन, इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे डिप्लीशन ऑफ ओज़ोन लेयर, कि ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है हमारी इन्वायरमेंट की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। वो क्यों हो रही है? पहली बात जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो गैस यूज़ होती है वो, और जो एयर कंडीशंस के अंदर यूज़ होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि फ्रिज की गैस निकल गई है या एयर कंडीशन की गैस निकल गई है, जब सर्विस करवाते हैं उसकी, तो वो गैस कौन सी होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, वो मेजर काज हैं ओज़ोन लेयर की डिप्रेशन का। ये क्या करते हैं, दीज कंपाउंड्स लेकिन वन वे और अदर स्केप, बाहर निकल जाते हैं और डिफ्यूज़ कर जाते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली गैस ने क्या करना होता है, ऊपर की तरफ राइज़ करना होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, वो हमारी फ्रिज से, हमारे रेफ्रिजरेटर से, हमारे एयर कंडीशन से निकली, वो इन्वायरमेंट में चलेगी। इन्वायरमेंट से वो क्या करेगी, ऊपर को राइज़ करना शुरू कर देगी। राइज़ करेगी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएगी। जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगे, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओज़ोन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन वहाँ तक आ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वो अल्ट्रावायलेट
रेडिएशन क्या करती हैं कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ देती हैं। CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके अंदर जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है उसको तोड़ देती हैं और एक जनरेट करती हैं फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं। अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी ये जहाँ जाते हैं ना ये रिएक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ के साथ अटैच होंगे उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, और उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये फ्री रेडिकल्स दे आर वेरी वेरी मच रिएक्टिव स्पीशीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। दीज फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ओजोन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। O3 प्लस क्लोरीन का रेडिकल, अब क्लोरीन के पास क्या है कि एक हाफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि वो ऑक्सीजन के पास जाता है और ऑक्सीजन से क्या करता है, ओजोन का बॉन्ड ब्रेक करवा के ऑक्सीजन रिलीज़ करवाता है और एक OCl का रेडिकल एक और बना लेता है। अब दोबारा से एक रेडिकल बन गया है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये फिर दोबारा से ब्रेक डाउन करेगा और 2 और नए रेडिकल्स बनेंगे। ऑक्सीजन का रेडिकल तो अपने दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन का रेडिकल फिर दोबारा से एक ओजोन को अटैक करेगा और रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे आप ओजोन होल की हेडिंग दोगे कि अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ CFC इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अप टू मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, ये कह लें कि रीजनरेट हो जाते हैं। इनकी 2-3 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तीसरी इनकी क्वालिटी ये है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिएक्शंस कभी जब तक हम इनको इनके कंसंट्रेशन को हम मिनिमाइज़ नहीं कर देते ना, तब तक ये रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते। यानी अगर आपकी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक भी फ्री रेडिकल है ना, तो वो पूरे रिएक्शन को दोबारा से जनरेट करवाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का जो सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यानी एक रेडिकल बस बना है ना, एक CFCl3 के मॉलिक्यूल से सिर्फ एक क्लोरीन का रेडिकल बना है। उस एक क्लोरीन के रेडिकल्स ने मैनी लैक्स ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। यानी आप कहें कि हमारी फ्रिज के अंदर तो सिर्फ थोड़ी सी गैस होती है, हमारे एयर कंडीशनर के अंदर तो थोड़ी सी गैस होती है, इतनी सी गैस से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इतनी सी गैस से, यानी एक मॉलिक्यूल से CFCl3 के एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, एक क्लोरीन का रेडिकल, उस एक क्लोरीन के रेडिकल ने मैनी लैक्स ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो जहाँ पे उसके कंसंट्रेशन लीस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी ओजोन की, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ओजोन होल। द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स यानी कि वहाँ पे जहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाएगी, उतरने लग पड़ेगी, उसको आप बोलते हैं ओजोन होल। साइंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस ओवर एंटार्क्टिका इन 1980s के अंदर एंटार्क्टिका में जो था वो ओजोन डिप्लीशन के साइंस नोटिस किए गए। वो पता है कैसे नोटिस किए गए कि वहाँ पर जो भी बंदा जाता था ना, उसको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग पड़ती थी। यानी टैनिंग हमारी तो एक जनरल प्रॉब्लम है ना कि अगर हम सन में जाते हैं हमारी स्किन टैन हो जाती है, यानी काली होना शुरू हो जाती है। जो हिस्सा एक्सपोज होता है वहाँ पे एक ब्लैक सी लेयर आने लग पड़ती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि स्किन जैसे जल नहीं जाती, जैसे आज जैसे ही आप सूरज के अंदर गए हो तो वहाँ पे जलने की तरह से ब्लिस्टर्स बन जाते थे, जो पीप वाले दाने होते हैं, इस तरह की स्किन होने लग पड़ती थी कि ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते थे और स्किन के कैंसर स्टार्ट हो जाते थे लोगों को, स्किन बिल्कुल बारीक पतली हो जाती थी। फिर जब उस पर रिसर्च की गई कि यहाँ पर या एंटार्क्टिका में इतनी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो जब उन्होंने उन्हीं लोगों ने जब वो जो जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती थी, जो रहने की वजह से जब वो मूव करके जाते थे किसी दूसरी जगह पे, तो उनको वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जो एक नॉर्मल बंदा जो एंटार्क्टिका का नहीं रहने वाला था, उसको वहाँ पर जाना के लिए कहा जाता था, तो उसकी स्किन में वही प्रॉब्लम आने लग पड़ती थी। तो स्टडी करने के बाद पता चला कि असल में जो मसला है वो ये है कि वहाँ पर जो सनरेज़ आ रही हैं उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो क्यों थी, फिर उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो उनको पता चला कि वहाँ पर जहाँ पे एंटार्क्टिका के रीजन के ऊपर ओजोन की क्या हो गई थी, डिप्लीशन हो गई हुई है। सिंस 1990s डिप्लीशन हैव ऑल्सो बिन रिकॉर्डेड ओवर द एंटार्क्टिका एज वेल, उसने कहा आर्कटिक एज वेल, पहले एंटार्क्टिका में देखा गया और फिर आर्कटिक में भी देखेगी ओजोन की डिप्लीशन, ठीक हो गया।